वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसके वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और शुरुआत करेंगे खिलजी वंश से। देखिए, अगर खिलजी वंश की बात करें तो इसका जो टाइम रहा है वो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी। तो एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि कौन से प्रमुख खिलजी शासक थे, उनकी अवधि क्या थी 1290 से लेकर 1320 के बीच में, और उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य, उनकी उपाधि या फिर कोई उन्होंने काम कराया हो, ऐसा कुछ उनके शिलालेख वगैरह। सबसे पहले है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका समय था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। इसकी उपाधि थी इब्ने सईफ, यानी तलवार का पुत्र, और सईस्ता खां। और ये लगभग 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान। अगर परीक्षा में आपके पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान कौन था, तो ये था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। फिर इसके बाद है इब्राहिम रुकनुद्दीन, 1296 ईस्वी। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, अली या अली गुरसप, यानी इसका काल जो था वो था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। और अबू मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, सल्तनत का समुद्रगुप्त, इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त बोला था स्टैनले लेनपूल ने। ठीक है, इससे संबंधित शिलालेख कौन से हैं, तो इससे संबंधित संस्कृत का शिलालेख है जोधपुर स्थित पंडुआ शिलालेख। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इसको बोला जाता है सल्तनत का समुद्रगुप्त, और ये इसको बोला गया था स्टैनले लैंडपूल ने। ठीक है, इससे संबंधित शिलालेख कौन सा बताया मैंने कि जोधपुर में स्थित है पंडुआ शिलालेख, जो कि संस्कृत शिलालेख है। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसके बाद है शिहाबुद्दीन उमर, 1316 ईस्वी में। उसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी। उपाधि या नाम इसके रहे हैं खलीफत उल्लाह अल इमाम उल इज़ाम। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, और सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफतुल्लाह अंकित है। तो ऐसा दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, वो है मुबारक शाह। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, हम आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और फिर है 1320 में नसरुद्दीन खुसरो। ये खिलजी का शासक नहीं था। ठीक है, ये पैगंबर का सेनापति। खुसरो की उपाधि इसको मुबारक खिलजी ने दी थी। ठीक है, मुबारक खिलजी, यानी ये इससे पहले वाला, ये खिलजी शासक नहीं था, नसरुद्दीन खुसरो, याद रखिएगा। और इसे पैगंबर का सेनापति कहा जाता है। अब है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी, हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। तो इसका शासनकाल रहा 1296 से लेकर के 1296 ईस्वी। इब्ने सईफ, यानी तलवार का पुत्र, सईस्ता खां कैकुवाद ने दिया। 70 साल की उम्र में सुल्तान बन गया, सबसे ज़्यादा उम्र का, सबसे वृद्ध। तो ये हमने देख लिया। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। राज्याभिषेक जलालुद्दीन खिलजी का 70 साल की उम्र में हुआ था 1290 में, और किलोखरी कलूगढ़ी की महल में। अगर खिलजी के कुछ अभियानों की बात करें तो देखिए, 1290 में जब इसका वो हुआ था राज्याभिषेक, तब इसका था एक रणथंभौर अभियान। ठीक है, 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने मंदौर दुर्ग जो है वो राजपूतों से छीन लिया था, और 1292 में ही कड़ा और मणिकपुर के इख्तेदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा की लूट की थी। ठीक है, आगे इसके बारे में और कुछ तथ्य देखें तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्ने सईफ, तलवार का बेटा, नारा लगाया, जो कि उसकी उपाधि थी। सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था, और मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय जो है वो जलालुद्दीन को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय जलालुद्दीन को जाता है। नयन नैनी जलालुद्दीन का अधिकारी था। तो ये हो गया जलालुद्दीन के बारे में। आगे और देखते हैं इम्पॉर्टेंट
कि इसके समकालीन जो शेख था, संत शेख बशीर ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था। ठीक है। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था, अलाउद्दीन को। ठीक है। और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावान, निष्ठकपट, दयालु और उदार व्यक्ति था। इसका राज्याभिषेक वही हमने देखा था कि किला खेरी कूलागढ़ी के महल में हुआ था। ठीक है। ये एक वृद्ध शासक था, तो अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति इसने अपनाई थी और सीधी मौला को विद्रोही गतिविधि में संलिप्त होने के कारण इसने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका शासनकाल था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। इसका जन्म हुआ था 1266 में सिरसा में। मूल नाम इसका था अली या अली गुरसब। राज्याभिषेक इसका किया गया 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटा करके बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना जुलूस में अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक किया था। उपाधियों की अगर इसके बात करें तो ये है अबू मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वामुद्दीन मोहम्मद खिलजी। इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। सल्तनत का समुद्रगुप्त, जो कि इसको स्टैनले लेनपूल ने कहा था। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीन मोमनीन। ठीक है। इसके पिता का नाम था शहाबुद्दीन मसूद खिलजी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन ने लागू किया था। इसके कुछ प्रमुख अभियान देख लेते हैं जो क्या आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान, तो उत्तर भारत में देखिए गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने क्या किया कि उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। जैसलमेर विजय में क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर पे विजय की। रणथंभौर वाला है 1301 में। उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर अभियान किया इन्होंने। चित्तौड़ का 1303 में। फिर मालवा 1305 में, यहाँ शीतल देव को मालवा में हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुलो बिहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है। ये तो हो गया उत्तर भारत के। दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व दक्षिण भारत नायाब उप सुल्तान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। और ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। देवगिरी अभियान जो है वो 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया। ठीक है। वारंगल 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ, जिसकी राजधानी थी वारंगल और यहाँ पे काकतीय वंश का शासन था। होयसाल तो बल्लाल तृतीय था और 1310 में काफूर ने होयसाल पर आक्रमण किया था। पांड्य राज्यों की बात करें तो 1311 ईस्वी में काफूर पांड्य राज्य पर हमला किया। ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया, उत्तर भारत में उलुग खां नुसरत खां को भेजा था, जिसमें गुजरात विजय, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर ये सब इंक्लूड हैं। दक्षिण भारत के अभियानों में काफूर था, जिसका ख्वाजा शाही उसका सहायक था। तो यहाँ पे हैं देवगिरी, वारंगल, होयसाल और पांड्य राज्य के अभियान। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले प्रमुख विद्रोह। ठीक है। तो सबसे पहले तो है नवीन मुसलमानों यानी मंगोलों का विद्रोह। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला ये पहला विद्रोह था और 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर के विद्रोह कर दिया था। अकत खां के विद्रोह की अगर बात करें तो दूसरा विद्रोह 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के विरुद्ध उसका भतीजा जो था अकत खां उसने किया था। मंगू खां का विद्रोह है ये जो था अलाउद्दीन के भांजे उमर यानी बदायूं का इक़्तिदार और मंगू खां जो कि अवध के इक़्तिदार थे, इन्होंने विद्रोह किया था। और हाजी मौला का विद्रोह जो है ये दिल्ली में किया गया था। तो इसके प्रमुख विद्रोहों में है मंगोलों का, अकत खां का, मंगू खां का और हाजी मौला का। ठीक है। आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि 4 प्रशासनिक विनियमन यानी अध्यादेश पारित किया गया था, जिसको निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के भी पर्सपेक्टिव से और प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। निरोधी नियमों की संहिता, तो सबसे पहले धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना। सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर इसने आघात किया और दान में दी गई भूमि, उपहार, इनाम, वफ्त, ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये सब छीन लिया।
फिर है गुप्तचर विभाग का फिर गठन किया। तो द्वितीय अध्यादेश से इसने क्या किया कि गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। बरीद कहा जाता है जासूसों के प्रमुख को। तो बरीद एवं मुहनियन या मुहनिस की नियुक्ति की। बरीद क्या होता था? जासूसों का प्रमुख होता था, और मुहनियन या मुहनिस जो है वो जासूस कहलाते थे, याद रखिएगा। मद्य निषेध, ठीक है, तो मतलब जिसमें ये था कि शराब, भांग, पासा, जुआ, इन सब के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था। और चौथा इसमें क्या रहा है? अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। तो इसमें सरदारों, अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो निरोधी नियमों की संहिता में क्या है अलाउद्दीन खिलजी की? तो सबसे पहले धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया, मद्य निषेध, और जो वैवाहिक संबंध, अमीरों के मेल मिलाप, वैवाहिक संबंध थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये थे इसके 4 प्रशासनिक विनियमन या अध्यादेश। ठीक है, आगे बहुत और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो भी देखते हैं। इसमें देखिए आपको वही हम पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। मैं बार बार यही चीज़ें बोल रही हूँ कि आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड मटेरियल है उसको हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय का प्रशासन। ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार इसमें से कुछ मतलब ज़रूर बार बार पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिस्ट याद कर लीजिएगा। दीवान इंसा क्या था कि इनका काम था कि कार्यशाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। ठीक है, दीवान रसालत क्या था कि पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजदूतों से संपर्क करना। फिर है दीवान रियासत या ये वाणिज्य मंत्री होता था। इसका कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करना। दीवान वजारत ये प्रमुख वजीर होता था, जिसका मुख्य विभाग जो था वो वित्त विभाग था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एक बार पढ़ ले रही हूँ, आप बार बार, या तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको मतलब आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान आरिज मुमलिक युद्ध मंत्री और सैन्य मंत्री होता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया, सैनिकों की नामावली ये रखता था दीवान आरिज। सहना मंडी से समझ में आ रहा होगा कि बाजार नियंत्रण का अधीक्षक। बाजार का जो प्रमुख था वो था सहना, और तीनों सहना का प्रमुख था सहना मंडी। मुहतसिब जनसाधारण के आचरण का रक्षक और माप तौल का निरीक्षण करता था। परवाना नवीस व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस ये जारी करता था। मुनियन या मुन्ही पढ़ाई ये जासूस था। बरीद मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील दर राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला ये प्रमुख अधिकारी होता था। सरजानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का मुखिया कहलाता था, और साथ ही में कुछ अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लीजिए, इसको बार बार सेव करते रहिए, देखते रहिएगा। तो ये प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके काम हुआ करते थे। आगे देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो। सबसे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमलिन बताया। इसकी प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, और अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इस पर देखिए मूवी भी आई हुई थी दीपिका पादुकोण की, जिसमें राणा रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी जो है वो दिखाई गई है। फिर है जौहर का भी काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर के प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का इसको वादा किया था रामचंद्र देव ने। फिर आगे देखते हैं, आगे और है कि 1312 में मलिक काफूर ने, हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा हुआ था कि दक्षिण में इसके जितने भी अभियान होते थे मलिक काफूर उसका नेतृत्व करता था। ठीक है, वो होयसाला हो या फिर कहीं का भी हो। तो मलिक काफूर ने रामचंद्र का जो पुत्र था शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, और
मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। और मलिक काफूर को बोला जाता है 1000 दिनारी। ठीक है। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया, और इसने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज, एग्जाम में पूछा गया है, दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। ठीक है। और अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमिकर, यानी भूमिकर मतलब खराज के रूप में निश्चित किया था, 50% उपज का। ठीक है, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण की नीति भी लागू की थी। मलिक कबूल का सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। सहना कौन होता था? बाजार का अधीक्षक, याद रखिएगा। फिर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 कर लगाए गए थे। पहला तो घरी कर, ठीक है, जो कि घर और झोपड़ियों पर लगता था, और दूसरा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। याद रखिएगा, घरी कर और चराई कर ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लगाए गए थे। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने वैश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है। और मुगल काल में औरंगजेब ने भी वैश्यावृत्ति का निषेध किया था, और ये अकबर ने वैश्याओं को शहर से हटा करके सैतानुपरी में बसाया था। तो ये हमने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। अब जो है खिलजी वंश अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आपकी देखिए एपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, आरओ की वैकेंसी आने वाली है, एमपी का भी फॉर्म आ चुका है, साथ ही में उत्तराखंड भी आ जाएगा, यूपी भी आ जाएगा। तो देखिए आपका जो भी टारगेट है उसको अभी से लग जाइए, बहुत टाइम अब कम है, सितंबर बीत चुका है। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।